नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसले के बाद अब हुकूमत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। ऐवान के अंदर अगर हम बात करें तो हुकूमत ने इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ अब जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। आज सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिखा गया है। लेकिन ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले के बाद अब एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें एक बड़ी जमात जो शामिल है, अब सिंपल मेजॉरिटी के लिए उस जमात की भी शायद हुकूमत को ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद अब हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम भी आसानी से कर सकती है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद को हासिल है। और साथ ही साथ ये मखसूस नशिस्तों का जिस दिन फ़ैसला आया तो उसके बाद अब ये तासुर भी अगर आप देख लें तो ये बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसको भी कोई ख़तरा लाहक हो सकता है। अब ये किस हद तक मुमकिन है? 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत क्या वो उसमें संजीदा है? हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के साथ क्या हासिल करना चाहती है? और साथ ही साथ क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद कोई ख़तरा लाहक है? और इसी के साथ साथ अब मखसूस नशिस्तें अगर PTI को नहीं मिलती तो जो सेनेट इंतखाबात के दौरान PTI के सेनेटर्स मुंतखब होने थे सूबे से, वो उनका क्या बनेगा? और क्या ये ऑब्वियस है कि वहाँ से जो सेनेटर्स PTI के आने थे वो भी नहीं आ सकेंगे? इन इश्यूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये मखसूस नशिस्तों से अब पहले तो एक बात थी, आपने मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की, खान साहब का भी एक बयान आया कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन बीच में हमने देखा कि एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली थी। ये मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली का सोच रही है? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। देखिए, इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में टोटल सीटें तकरीबन 15 होंगी जो MPA जीते हैं, और उनकी रिजर्व सीटें 23 ये कर रहे हैं। ऐसा हो सका है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि रिजर्व सीटें 4 जब MPA या 4 MNA इलेक्ट उसके बाद एक रिजर्व सीट मिलती है। इन्होंने उल्टी गनैया बहा दी है। देखें, काजी फायज ईसा ने इस तरह अपना मुंह काला करवाया था, या भुट्टो साहब के टाइम पे जजेस ने करवाया था, या ये जो मखसूस नशिस्तों की बात है। और ये गेम सिर्फ 27वीं तरमीम तक है और कुछ भी नहीं है। हमने तो ये भी सुना है कि PTI के MNAs को कहा गया है, इन पर्टिकुलर पंजाब के कुछ MNAs को, MPAs को कहा गया है कि अगर अपनी सीटें चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना तो 27वीं तरमीम में खड़े हो जाओ, जिस तरह 26वीं तरमीम में ये भगोड़े गद्दार खड़े थे। अभी तो आगे बहुत गेम्स होनी है, अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, नहीं शानदाना साहबा, आपको ये मालूमात है या ये आपके खदशात हैं कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जा सकती है? मैं जी क्या मालूमात आपको दे सकती हूँ, मेरे पास कोई रिटर्न रुका तो नहीं आता। मुझे जिस तरह उड़ती उड़ाती खबर आ जाती है, हर महीने को 2-3 अरब के। अभी भी एक सेठ बैठा हुआ है लंदन में, कभी रूस जा रहा है हंटिंग के लिए, कभी ऑस्ट्रिया जा रहा है हंटिंग के लिए, पैसे लेके 26वीं तरमीम में। और 26वीं तरमीम में जिसने पैसे लिए, अल्लाह उनको बहुत सख्त सजा इसलिए देगा कि 4 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था जिसमें इमरान खान की बहनें भी जेल में गई थी, ज़ईफ़ हैं, बूढ़ी हैं, गैर सियासी हैं, उनको भी उठा के ले गए थे। अली अमीन के साथ जो हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे वर्कर के साथ किया था, जो D चौक से उठाया गया था, तो उनकी बद्दुआ, उनकी इन बेशर्मों को लगेगी। ऐसी MNAs हैं हमारी जिन्होंने थूका इन पैसों पे। अनीका मेहदी हो गई, आयशा वो हो गई, नज़ीर जट। लेकिन जिन लोगों ने अपना मुंह काला किया, अपने खानदान का मुंह काला किया, इंशाल्लाह ये अवाम उससे निपटेगी। अच्छा, आपने शानदाना साहिबा ओथ की बात की, तो आज आपके इल्म में होगा कि आप ही के एक रुकन ने ओथ लिया था कि वो खान साहब के साथ खड़े होंगे, लेकिन आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात भी की है। तो ये जो लोग ओथ भी ले रहे हैं और फिर हुकूमत की तरफ भी जा रहे हैं, ये मामला आपकी नज़र में क्या है? देखिए, फ्लो क्रॉसिंग है, बेइज्जती है, बेशर्मी है, अपने आप को बेचना है, अपने खानदान को बेचना है, अपनी इज्जत को बेचना है। और ये मैं बता रही हूँ ना, 27वीं तरमीम जो ड्रामा आ रहा है, ये उसके लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि सबको थ्रेट हो चुकी है कि बात मैंने आपसे 2-3 महीने पहले कही थी तो लोग हंस रहे थे। हम सबको अरबों रुपए की ऑफर हुई है डिफरेंट पार्टीज से कि आ जाएं, साथ में बैठ जाएं। अच्छा। जब मैंने कहा कोई मान नहीं रहा था। मैं हमेशा कबल इस वक्त बात बता देती हूँ, यकीन लोगों को तब आता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। नहीं शानदाना साहब, डिफरेंट पार्टी से क्या मतलब सिर्फ नून लीग ऑफर नहीं कर रही या सिर्फ नून लीग कोशिश नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी हैं?
देखिए, नून लीग की कोई उम्मीद या होप या कोई किरण ने मतलब नहीं हो सकती कि उनको कभी भी केपी में चीफ मिनिस्टर की सीट मिलेगी। जो लोग केपी की चीफ मिनिस्टर की सीट के पीछे अच्छा। पड़े हुए हैं, तो वो लोग गेम खेल रहे हैं ना। तो मुझे तो केपी से भी ऑफर आई, केपी की पार्टियों से भी, इधर से, बट इट हार्डली मैटर्स। अब ये चीज़ सबके सामने खुल के आ गई है। अच्छा, नहीं वैसे आपको लग रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है आपकी, उसको कोई ख़तरा है इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद? खतरा कुछ भी नहीं है, बट जो एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू हैं, उन्होंने बांगे देना शुरू कर दी हैं। अली अमीन ये करे, पार्टी ये करे, हमें किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमने 3 साल जेरें मारे खाई हैं। जब इलेक्शन था तो मैं थी और तकरीबन 10 और लोग थे पाकिस्तान में जो कैंपेन कर रहे थे। हमने डेथ थ्रेट्स फेस की, हमने हुँ, बंदूक बॉम्ब ब्लास्ट फेस की, हमने तो ऐसी-ऐसी थ्रेट्स फेस किए। तो हमारे घर पुलिस आती थी, कहते थे मैडम खुदा का वास्ता इलेक्शन मत करें, आप प्लीज़ मत जाएँ, फलाने जलसे पे ब्लास्ट होने वाला है। हमें ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, ना हमें किसी की लीडरशिप से। लीडर हमारा इमरान खान है, वो जेल में बैठा है, इज़्ज़त हम सब की करते हैं, लेकिन ये जो भगोड़े हैं या जो पाकिस्तान से भाग गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए, जहांगीर तरीन के साथ बैठे हुए हैं, जहांगीर तरीन के जहाज़ों में घूम रहे होते हैं, जहांगीर तरीन के बच्चों के फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, वो हमें लेक्चर ना दे के पार्टी कैसे चलानी है और खान को कैसे निकालना है, वो हमारा काम है। लेकिन शानदान साहिबा, आपको नहीं लगता कि जो आपने तहरीक चलाने की बात की थी या इस मखसूस नशिस्तों की बात करें, तो इस फैसले के बाद अब ऐवान के अंदर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई है, तो हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है और जो बातचीत का एक सिलसिला था, अब शायद हुकूमत भी उतनी संजीदा ना हो कि आपसे कोई बातचीत करे। आप समझती हैं कि वाकई हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है? देखिए, नवाज़, शहबाज़, ज़रदारी, मरियम, बिलावल, ये नाम है व्यापारी चोरों का है। अवाम के पैसे से एमएनए, एमपीए, सेनेटर को भेड़-बकरी की तरह खरीदते हैं। अगर इसमें इनकी मज़बूती है और ताकतवरी है, तो आप मुझे बताएँ, फिर उस बंदे को मतलब अब मैं क्या कह सकती हूँ? ये तो वही लोग हो गए ना, जो घर की ज़ीनत बेचते हैं और अपने आप को व्यापारी बोलते हैं। वही बात हो गई ना। हुँ। लेकिन शानदाना साहिबा, एक बात तो फिर एक अब तो आप लोग ये भी मान रहे हैं ना कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। उस दिन असद कैसर साहब ने ये खुल के कहा कि जो खान साहब के बयानात आ रहे हैं उनको नहीं मालूम कि वो कितने ऑथेंटिक हैं। तो अभी जो पार्टी पॉलिसी है उनमें उनका कोई रोल नहीं है। तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात या कम्युनिकेशन गैप आप समझती हैं? मैं तो 1 साल से खान से नहीं मिली, इसलिए मुझे किसी की बात पे कोई यकीन नहीं है कि कौन क्या कह रहे हैं। हाँ, खान की बहनें खान से जेन्युइन हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि खान साहब को कोई तकलीफ आए, मौत आए, उनको कोई जिस तरह बाकी सारे ड्रामेबाज़ हैं। तो खान की बहनों पे यहाँ तक तो हमें भरोसा है कि खान से जेन्युइन हैं। रही बात पॉलिटिकल मैसेजिंग की, देखें, खान की बहनें घरेलू ख़वातीन हैं, उनको नहीं पता कि पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करनी है। हम खुद सारे नए पॉलिटिक्स में, तो हुँ। इसलिए जो पॉलिटिकल मैसेज आता है, जैसे एक मैसेज आया कि खान ने कहा है कि जुनैद अकबर से कहो कि पीएसए छोड़ दो। अगले दिन मैसेज आया कि खान ने ये नहीं कहा। सो ये चीज़ें पार्टी को अ, नुकसान नॉर्मल डेज़ में तो पहुँचा सकती थी, लेकिन क्योंकि इस वक़्त इमरान खान सिर्फ़ एक पार्टी का लीडर नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, बेगुनाहों का लीडर है, ताकत की एक निशानी है। बेशर्मों, वतन के बेचने वालों, बाजवा जैसे लोगों के खिलाफ वो एक ढाल है। दीज़ थिंग्स डोंट मैटर। पीटीआई व्हेन इट कम्स हुँ। टू तो इमरान शानदाना खान साहब, इज़ यूनाइटेड, इमरान खान हाँ, हमारा लीडर है, बस और कोई नहीं। हाँ। ठीक है शानदाना साहब, लेकिन आखिरी सवाल सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपकी स्ट्रेटजी होगी क्या? मतलब मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आ गया, अब आगे पीटीआई का लाहे-अमल क्या होगा? हमारी जी इंशाल्लाह कल या परसों पार्लिमानी पार्टी मीटिंग है। गौहर साहब और सलमान साहब ने कॉल की हुई है, हम उसका वेट कर रहे हैं। जैसे उनसे मुलाकात होगी, तो एक जो बड़ा लाहे-अमल होगा, उस पे हमें आगाह कर दिया जाएगा। हमारे अपने तो इंडिविजुअल बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आज सलमान साहब ने एक बोल दिया नेशनल टीवी पे कि, और मैंने कितने अरसे पहले ये बात कही थी, तकरीबन 2 महीने पहले, कि सलमान अकरम रजा साहब एक शरीफ आदमी है, वो अदालतों पे खटखटाने वाला इंसान है। जब तक इन लोगों के साथ, ये 26 तरमीम वाले जजेस के साथ आप आमने-सामने नहीं होंगे, इनसे इन्होंने जो ओथ लिया है कुरान पे, आईन पे, वो उनसे एनफोर्स नहीं करवाएँगे, तो पाकिस्तान बहुत जल्द म्यांमार और ज़िम्बाब्वे बन जाएगा। ये मैंने यही बात कही थी। हुँ। आज सलमान साहब ने भी कह दी हाँ, कि ये तो अदालतें रही नहीं है। ये जो ये खाली जी, कमरे हैं, खाली जी, कोठरियाँ हैं। जी, ये जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और चीज़ें भी हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जैसे अचकज़ई साहब ने कहा कि आप स्टैंडिंग कमेटी से मुस्तफ़ी हों या फिर तहरीक अदम एतमाद लाएँ स्पीकर के खिलाफ या पार्लियामान से इस्तीफ़े दें, ये ऑप्शन भी हो सकता है? देखिए, ऑप्शन वही है जो इमरान खान बताएगा। राइट नाउ द
table is completely open. All the options are on the table. Let's see कि खान साहब जब मुलाकात होगी वो क्या हिदायत देते हैं. ये ऐसी हिदायत हैं कि कोई भी फैसला नहीं कर सकता. जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, गौहर साहब, वो भी इमरान खान की मर्जी और हिदायत के बगैर फैसला नहीं ले सकते. चलें, ठीक है शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का. नाज़रीन, शानदार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी. हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद. नाज़रीन, शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी. जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब हुकूमती इत्तेहाद को पार्लिमान के अंदर, ख़ासतौर पर कौमी असम्बली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो चुकी है. अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? सेनेटर पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. पलवशा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का. अब ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर हम बात करें तो एक हुकूमती इत्तेहाद को बड़ी कामयाबी तो हासिल हुई है. इस कामयाबी के बाद आप ऐवान के अंदर ओवरऑल क्या देख रही हैं? क्या असर या तब्दीलियाँ आएंगी और PTI का मुस्तकबिल क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए नादिर, बहुत शुक्रिया. पहली बात तो ये कि किसी पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो पार्टी के लीडरों के हाथ में होता है. अच्छा. और पार्टी जो है, पार्टी इस पाकिस्तान में सियासी जमातें मुश्किल हालात से गुजरती हैं. हमारी जमात भी एक वक्त में ऐसा था कि उसको लिमिट कर दिया गया था एक नंबर ऑफ सीट्स तक, फिर वो दोबारा से उभरी. लेकिन ये सब होता है उस जमात की लीडरशिप के हाथ में कि वो किस तरीके से मामलात को समझती है और अपनी पार्टी को मुश्किल से निकालती है. लेकिन अगर एक लीडरशिप, इस वक्त तो इनकी लीडरशिप क्राइसिस भी पैदा हो चुका है, क्योंकि जाहिर है इनके जो मेन लीडर है वो जेल में है और जो पीछे हैं वो भी अब जो है किसी ज़ाब्ते या कायदे के तहत या किसी सोच के तहत, मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पास ऐसा रोड मैप है कि आगे किस तरह बढ़ना है. ठीक है. लिहाजा में बहुत से मसाइल होते हैं इसमें. पार्टीज जो है वो तो फिर जो पुरानी पार्टीज होती हैं वो उनके अंदर एक यकसुई भी होती है, वो ऐसे हालात से गुजरी भी होती हैं. अब तहरीक इंसाफ का मुझे तो चैलेंज ये नजर आता है कि लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं. फैसले नहीं कर पाएंगे. लेकिन इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद एक बात तो बार बार ये चल रही है कि शायद PTI की जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको भी कोई चैलेंज है. आपको कुछ ऐसा खतरा सूबाई हुकूमत के लिए नजर आ रहा है? देखिए, मैंने नंबर गेम नहीं स्टडी किया है PTI असेंबली की, लेकिन अगर जाहिर है ये आपके पास रिसर्च होगी, अगर नंबर अपसेट होते तो खतरा ही खतरा होता है. ईवान में तो नंबर की गेम होती है और क्या होता है. हाँ. और वैसे भी ये जो हमारा इत्तेहाद है, इसको आज तक तो शिकस्त नहीं हुई किसी भी लेजिस्लेशन में. जब 2/3 नहीं भी थी तब भी शिकस्त का सामना नहीं रहा. तो मैं समझती हूँ हालात पहले ही कंट्रोल में थे इनकी. अपनी लेजिस्लेशन के हवाले से भी दीगर मामलात, बजट भी आराम से पास हो गए. तो अब 2/3 आ गई है तो ये एक आसानी है. लेकिन मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी हुई है जहाँ पहले खड़ी थी, उससे जरा सा मुश्किल हालात में चली गई है क्योंकि अब एक फॉर्मल फैसला आ गया है. लेकिन अब ये तो देखिए ना, इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए था कि उन्हें अपनी पार्टी को मजीद मुश्किलात में फंसाने के बजाय मुश्किलात से निकालना चाहिए. और उसके लिए कॉम्प्रोमाइज होता है. कॉम्प्रोमाइज करने को कोई तैयार नहीं है. नहीं, लेकिन अब तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पलवशा साहिबा अगर देखें तो वहाँ पर करप्शन की शिकायतें आ रही हैं. स्वात का जो अफसोसनाक वाक़या आपके सामने है. पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात सूबाई चैप्टर में नजर आ रहे हैं. आपको कोई ऐसा माहौल नजर आ रहा है कि वाकई गंडापुर से वहाँ के MPs कुछ मैंने आपको कहा कुछ भी हो सकता है ना. देखें, बहुत बड़ी फैसले हो रहे हैं, बहुत बड़ी अखाड़ पिछाड़ हो रही है. तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर उस अखाड़ पिछाड़ में इनकी ये हुकूमत चल जाए. क्योंकि आपने सच कहा कि भाई ये आपस में जो है, मैंने आपको कहा ना, लीडरशिप क्राइसिस है. जाहिर है जब लड़ा जाता है किसी बड़ी ताकत से तो आपको अपनी जो सफ़े हैं उनको तो ठीक रखना पड़ता है ना. इधर इनकी सफ़ों में अभी कोई इत्तेहाद नहीं है. और फिर ये जो है एक पैसों वाला चक्कर जो है कि करप्शन स्कैंडल्स पे जो सवात में हुआ, उसको देख के मैं समझती हूँ कि इसको सियासत की नज़र में नहीं करना चाहती. लेकिन ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी. नेग्लिजेंस भी नहीं, एक बेहिसी थी. यानी 1.5 घंटे 18-19 लोगों की जिंदगी की जो हैसियत है इनके नजदीक, वो आपने देख ली. यानी इंसानी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं. बड़े है हेलीकॉप्टर्स और इनकी गाड़ियां और इनके मामलात तो सिर्फ इनकी हद तक हैं. तो ये तो खैर इसका जवाब इन्हें इस दुनिया में तो देना ही पड़ेगा, आखिरत में भी देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ये जो हाकिम वक्त होता है उसकी ये जिम्मेदारी है. और ये तो रियासत मदीना बना रहे थे.
تو لہٰذا اس بات پر تو انہیں خود شرمندہ ہونا چاہیے. اور جو صاحب اقتدار ادھر بیٹھا تھا, جس کے ہاتھ میں ذرا سا بھی اختیار تھا کہ وہ ان کو بچا سکتا تھا اور اس نے نہیں بچایا, جن کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسی چیز, کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی چیز جو منگوا سکتا تھا, اس میں چاہے کوئی بھی شامل ہو, وہ سب قصوروار ہے. یہ کہوں گا. لیکن پلوچا صاحبہ, یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں, آپ حکومت میں شامل تو نہیں ہیں لیکن حکومت کی اتحادی جماعت ضرور ہیں, کوئی حکومت نے مشاورت کی ہے؟ واقعی یہ باتیں سچ ہیں کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیے, میں تو آپ کے سامنے باتیں سن رہی ہوں, جیسے آپ سنتے ہیں میں بھی سنتی ہوں, ہم دونوں کی سورسز بھی تقریباً ایک ہی ہوتی ہیں. نہیں, آپ کے سورسز تھوڑے زیادہ ہوں گے, آپ ایوان بالا کی رکن ہیں. جی نہیں, آپ کے بھی وہی ہیں جو میرے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ دھواں جو ہے وہ تبھی اٹھتا ہے جہاں کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری بھڑک رہی ہو. تو ہو سکتا ہے, دیکھیے, کوئی ترمیم آ جاتی ہے, اس کی ایک لیگل ضرورت ہے, کیوں نہیں آ سکتی؟ ترمیمیں تو جتنی مرضی لائیں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے پاس کرانے کی تو اس میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا ترمیم آنی چاہیے, کیا ترمیم نہیں آنی چاہیے. لیکن ایک دفعہ ترمیم آ جائے 2/3 ہو تو پھر اس کو روکا تو نہیں جا سکتا. لیکن اب اگر قومی اسمبلی کے اندر دیکھیں پلوچا صاحبہ, تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے بغیر بھی حکومت کسی نہ کسی طرح سمپل میجارٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے اگر کچھ انڈیپینڈنٹس کو شامل کر لیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خطرے والی بات ہے یا پریشانی والی بات ہے؟ نہیں, ہمارے لیے کیوں خطرے والی بات ہے؟ حاصل کر لیں انڈیپینڈنٹس, لیکن انڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ جماعتیں نہیں ہوتی, اور انڈیپینڈنٹس پھر کسی ایک سینٹرل لیڈرشپ کے تحت کام نہیں کر رہے ہوتے. ان کو جو پھر دل چاہتا ہے یا جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کرتی ہیں. تو لہٰذا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت پرانی ساتھ کھڑی ہو, سیاسی کارکن اور ایک انڈیپینڈنٹ ممبر میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم تو ایک قاعدے کے پابند ہوتے ہیں نا سب, اور ایک جماعت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو کوئی ایسا ڈر نہیں, لیکن اگر یہ ایسا کچھ میں نے سنا نہیں, اس لیے میں کہہ نہیں سکتی کہ ایسا کوئی نیت پہ میں شک نہیں کرتی سکتی حکومت کی. لیکن ہم تو ویسے بھی دیکھیے کابینہ کا حصہ نہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے ہاتھ پہ کیا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. پلوچا صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, سینیٹر پلوچا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو یہ چہمگوئیاں پارلیمان کے اندر اور باہر بھی ہو رہی ہیں کہ حکومت شاید یہ تیاری کر رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی لائی جائے, اس حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک یہاں پر لیتے ہیں اور بریک کے بعد احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور مخصوص نشستوں سمیت جو مختلف سوالات ہیں 27ویں آئینی ترمیم اور جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی پوزیشن ہے, جو وہاں کی نمبرز ہیں, اس حوالے سے ہم مختلف جو چیزیں ہیں وہ احمد بلال صاحب کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اس وقت جو انجینئر امیر مقام صاحب کی گفتگو تھی یا پھر شاندانہ گلزار صاحبہ کا موقف تھا وہ آپ نے سنا. اب جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے, اسی معاملے پر احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. احمد صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس وقت جو مخصوص نشستوں کی باتیں جو پارلیمان کے اندر پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں, حکومت اتحاد ہے یا حکومت کی اگر ہم بات کر لیں تو اس فیصلے سے حکومت آپ کی نظر میں کتنی مضبوط ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے. کم از کم الیکٹورل جو نمبرز ہیں ان کے حد تک قومی اسمبلی میں بھی, ٹھیک ہے, اور باقی اسمبلیوں میں بھی. قومی اسمبلی میں تو رولنگ کولیشن کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے, یہ طے شدہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ وہ قومی اسمبلی میں JUI جیسے وہ لاسٹ ٹائم 26th امینڈمنٹ کے موقع پہ ان پہ ڈپینڈنٹ تھے, اب وہ نہیں ہوں گے. اور اگر خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تعداد وہ جیت لیتے ہیں. اب ان کی زیادہ سیٹیں جیتنے کے امکانات ہیں کیونکہ اب ان کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے خیبر پختونخوا میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ میں بھی ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان نمبرز کا فرق تھا وہ اب اتنا فرق نہیں رہا. اب کم از کم وہ سیشن کو خود ریکوزیشن کر سکتے ہیں 25% کی جو کم از کم شرط ہوتی تھی
تو یہ بھی ایک بہت اہم تبدیلی ہے. پہلے وہ سیشن بھی نہیں ریکوزیشن کر سکتے تھے. تو یہ تمام چیزیں رولنگ کولیشن کو خواہ وہ کسی صوبے میں ہوں یا مرکز میں ہوں ان کو زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اس فیصلے سے جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی, اس کو کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ کو تو دو طرح سے خطرے کے امکانات ہو سکتے ہیں. ایک تو فرام ود ان دی پارٹی, کیونکہ ان کے اوپر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور خاص طور پہ بجٹ پاس کرانے کے ایکشن کے اوپر اس کے بعد سے ان کے اوپر بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پارٹی کے سربراہ اگر فار ایگزامپل بانی وہ پارٹی کے اندر کوئی چینج کرنا چاہیں گورنمنٹ کا, تو ایک تو وہ خطرہ ہے. لیکن دوسرا عدم اعتماد کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ان کے پاس تو نمبر ہیں. لیکن بہرحال اب کس طرح سے اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی بناتی ہے اور کن لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن خطرہ وہ بھی موجود ہے. لیکن گنڈا پور صاحب کو اگر خطرہ ہوگا تو فرام ود ان دی پارٹی زیادہ ہوگا. ابھی باہر سے اتنا زیادہ خطرہ تو نہیں لگتا. اچھا بلال صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اب حکومت کے پاس جو چوائسیز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں؟ اب اگر پیپلز پارٹی نہ مانے تو حکومت جو ہے وہ مولانا صاحب کے اوپر ہاتھ رکھ سکتی ہے, اگر مولانا صاحب نہ مانے تو پیپلز پارٹی کے اوپر ہاتھ رکھ سکتی ہے. تو چوائسیز آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ گئی ہیں؟ جی ہاں, میرے خیال میں نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کی جو قیادت میں کولیشن ہے اس کی ڈپینڈنس پیپلز پارٹی پہ کم ہو جائے گی. اب اگر پیپلز پارٹی کے بغیر ان کی تعداد دیکھیں تو وہ تقریباً سمپل میجارٹی سے کوئی 11 یا 12 ووٹ کم ہے. اور 11-12 ووٹ وہ ادھر ادھر سے اگر اپنے ساتھ شامل کر لیں, جے یو آئی سے شامل کر لیں یا دوسری جگہوں سے شامل کر لیں, تو وہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. ہونا چاہیں گے یا نہیں ہونا چاہیں گے وہ الگ بات ہے, کیونکہ ان کے درمیان بہرحال ایک معاہدہ ہے. لیکن ان کی پوزیشن سٹرانگ ہو جائے گی اور ان کے اوپر انحصار کم ہو جائے گا. تو یہ صحیح ہے کہ وہ اگر جے یو آئی کو ساتھ ملا سکیں گے اور کچھ لوگوں کو اور بھی شاید ساتھ ملا سکیں, کچھ انڈیپینڈنٹس بھی ابھی باقی ہیں ان کو بھی شاید ساتھ ملا لیں. تو یعنی ہر لحاظ سے رولنگ کولیشن کی پوزیشن سٹرانگر تو ہے, لیکن وہ بالکل اب آزاد ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی ڈپینڈنس سے, ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس ابھی سمپل میجورٹی نہیں آئی, چند سیٹ 12-13 ووٹوں کی کمی ابھی بھی ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ان کے پاس چوائسیز اب بڑھ گئی ہیں. لیکن بلال صاحب آپ نے سر یقیناً کام بھی کیا ہوگا مخصوص نشستوں کے بعد جو پارٹی پوزیشن ہے اس حوالے سے بھی, آپ کوئی فگر یا بریک اپ سر شیئر کرنا اگر مناسب سمجھیں تو کہ کس جماعت کو کتنی نشستیں جو وہ مل سکتی ہیں؟ دیکھیے جو نمبرز ہیں نا یہ تو 1-2 کا فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے قیادت میں جو کولیشن ہے اس کی تعداد آپ کو تقریباً 230 سے اوپر ہے. 200 کچھ لوگ 235 تک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کو صرف 2/3 کے لیے 224 چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ 230 بھی اگر ہوں تو 2/3 میجورٹی حاصل ہو گئی ان کو. اس طرح اگر ان کو سمپل میجورٹی چاہیے تو ان کے لیے 169 کی تعداد چاہیے. لیکن میرے پاس جو نمبر ہے اس کے مطابق ان کے پاس 158 ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 11 ووٹ اور چاہیے ان کو کہ پھر وہ پیپلز پارٹی کے ڈپینڈنٹ نہیں رہتے. تو یہ ہے نمبر میرے پاس. لیکن ان نمبرز میں 1-2 کا فرق ہو سکتا ہے. اور اب جب یہ نوٹیفائی ہوں گی الیکشن کمیشن کی طرف سے, پتہ نہیں آج نوٹیفائی ہو ہی نہ گئے ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے, نوٹیفائی ہوں گے تو پھر ایگزیکٹ پوزیشن واضح ہو جائے گی. لیکن امن بلال صاحب اب یہ جو فیصلہ ہے یا یہ نشستیں بڑھنے کے بعد جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے, تو اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. پھر آپ نے سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کوئی پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کرنا چاہتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی طرف جا رہا ہے, یا آپ کے نزدیک کیا رہ گیا ہے
جو حکومت وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا پارلیمانی مدت کا ایکسٹینشن وہ کیوں چاہے گی ابھی اسٹیج پہ، جب ان کا صرف 1 سال پورا ہوا ہے، 4 سال ان کے پاس موجود ہیں، تو اس میں ایکسٹینشن کی کیا ضرورت ہوگی انہیں؟ بالکل. اور 5 سال سے زیادہ ایکسٹینڈ کیوں کریں گے؟ تو یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو بہت سی چیزیں وہ جو چاہ رہے تھے اس وقت وہ نہیں کر پائے تھے. وہ اس لیے نہیں کر پائے تھے کہ پی ایم ایل جو JUI تھی اس نے اعتراض کیا تھا اور وہ تیار نہیں تھی ان چیزوں کے لیے. اب اگر ان چیزوں کو کرنا چاہے، مثال کے طور سے چیف الیکشن کمشنر کی جو 2nd ٹرم کی ممانعت ہے، اس کے اندر اگر وہ ترمیم کرنا چاہیں، کہ اس کو پہلے انہوں نے کوشش کی تھی اس میں 26ویں آئینی ترمیم میں لانے کی، لیکن پھر ان کو وہ چینج کرنا پڑا تھا. تو ان کو پھر یہ ہے کہ وہ جب تک کہ دوسرا چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتا ان کی مدت میں ایکسٹینشن یہ تو ہو گیا تھا. لیکن کیا ان کو 2nd ٹرم پورے 5 سال کے لیے بھی ری اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ انہوں نے کوشش کی تھی 26ویں آئینی ترمیم میں، پھر وہ نہیں ہو پایا تھا کیونکہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا. لیکن اب اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اس پر تنقید تو چلیں ہو رہی ہے، لیکن اوورآل آپ اس کیس کو کس طرح، فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے یا یہ اپنی نوعیت کا اپنا ایک الگ ایک منفرد جو ہے وہ کیس ہے؟ دوسرا، اس کیس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، یہ تو طے ہے. کیس آف فرسٹ امپریشن، اس کا کوئی ہمارے پاس سامنے کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑا کمپلیکس بھی تھا کیس، اور اس لیے اس کا فیصلہ جو بھی آتا اس پہ بہرحال تنقید ہونی تھی، ایک جانب سے نہیں تو دوسری جانب سے ہونی تھی. لیکن دونوں فیصلے جو ہیں، سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ میجورٹی ڈیسیژن جو منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں اکثریتی فیصلہ آیا تھا، اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی تھی، لیکن وہ فیصلہ بھی اپنی جگہ ایک لاجک رکھتا تھا. انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کو انووک کیا تھا آرٹیکل 187 کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اوپر بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا. اور اب یہ جو فیصلہ ہوا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، کانسٹیٹیوشن کے اتنے آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور الیکشنز ایکٹ کے بھی کتنی سیکشنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو انہوں نے پھر وہ کمپلیٹ جسٹس والا پرنسپل کو اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ آئین کے مختلف شقوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیپلز، دیکھیں نا PTI تو الیکشن میں یعنی اس کیس کے اندر وہ فریق بھی نہیں تھی، یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا. پھر یہ کہا کہ وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر انہوں نے شامل ہونا ہے، آپ انہیں 15 دن دے رہے ہیں، وہ کس شق کے مطابق دے رہے ہیں؟ پھر آپ نے ان کا وقت دے دیا ہے کہ اس وقت تک سے پہلے جو منتخب لوگ ہوں گے ان کی ویلیڈیٹی ہوگی، اس کے بعد سے وہ ویلڈ نہیں ہوں گے. تو یہ ویلیڈیٹی پیریڈ جو مئی 2024 کا دیا، یہ کس بنیاد پہ دیا ہے؟ تو اس پہ اعتراضات بہت ہیں. تو دونوں طرح سے بہت وزنی دلال ہے. میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ کہنا کہ انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پہ فیصلہ دیا ہے، نہ منصور علی شاہ صاحب کا اکثریتی فیصلہ بدنیتی پہ مبنی تھا، وہ بھی اسٹرانگ لیگل بنیادوں پہ تھا، اور یہ جو نظر ثانی کا فیصلہ ہے یہ بھی کوئی بدنیتی پہ نہیں ہے، یہ بہت اسٹرانگ کانسٹیٹیوشنل لیگل فوٹنگز ہیں اس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے، اب چونکہ حتمی فیصلہ یہی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ذاتی طور پہ اس کے حق میں تھا کہ یہ سیٹیں PTI کو جانی چاہیے. اصولاً میرا دل بھی یہی مانتا تھا کہ یہ ان کا ہی حق ہے، لیکن بہرحال اب فیصلہ ہو چکا ہے تو اب فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، احمد بلال صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، احمد بلال محبوب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو فافن نے کام کیا ہے پارلیمانی ریسرچ کے جو ان کی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अहमद बिलाल महबूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वही मखसूस नशस्तों के हवाले से जिस पर मुख्तलिफ तंजीमें भी काम कर रही हैं, वहीं फाफिन भी इस मामले पर काम कर रही है। हमने देखा है कि वक्तन ब वक्तन इस हवाले से फाफिन की रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं। सलाउद्दीन सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सलाउद्दीन साहब, इस वक्त जो मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला है, उसके बाद तो बहस ये चल रही है कि हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है, ये 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को हासिल, इत्तेहाद को हासिल हो गई है। ओवरऑल फाफिन की रिपोर्ट क्या है, आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? ये जो फैसला है, ये दो चीज़ों को बड़ा वाज़े खोल के बयान करता है। जो उसमें सबसे अहम चीज़ है कि इलेक्शन लॉ जो है, इलेक्शंस एक्ट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग द रिजर्व सीट्स, उनके अंदर कुछ इबहाम हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। सबसे पहला इबहाम तो यही है कि अगर किसी इलेक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे 266 सीटें हैं, तो 266 में से 256 अफराद इंडिपेंडेंट जीत जाएँ, तो उस सूरत में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो वो पार्टियाँ, एक पार्टी या दो पार्टी जिन्होंने बाकी 10 सीटें जीती हैं, उन्हें वो सारी की सारी रिजर्व नशिस्तें मिल जाएँगी। जबकि इंडिपेंडेंट जो जीत के आए हैं 256, वो अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, अपना कोई ग्रुप बना लेते हैं, तो उन्हें कोई रिजर्व नशिस्त नहीं मिलेगी। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा एक और इबहाम जो इन कवानीन अभी तक मौजूद है, ये कि अगर बाद जनरल इलेक्शन बड़ी तादाद में बाई इलेक्शन हो जाएँ, उस सूरत में जो कॉम्पोजिशन है जो पार्लियामेंट की या असेंबली की, वो चेंज हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा? मिसाल के तौर पे आज जो है वो अगर 100 इस्तीफे आ जाएँ और 100 इस्तीफों के बाद आज जो पार्टियाँ बैठी हैं उनके बजाय कोई दूसरी पार्टी जीत के आ जाए, तो क्या वो नशिस्तें जो रिजर्व सीट जो पहले किसी एक पार्टी का लॉट है, वो उन्हीं का लॉट रहेंगी? क्योंकि अब तो नेशनल असेंबली के अंदर कॉम्पोजिशन तो चेंज हो चुकी होगी, उस कॉम्पोजिशन के मुताबिक रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, तो क्या वो दूसरों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगी? ये इबहाम अभी भी मौजूद है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि सारी पार्टियाँ इकट्ठे होके, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही है, जो सियासी मामलात है वो तो चलेंगे, सियासी जमातें अपना मफाद और उसके तहत फैसले करती रहेंगी, लेकिन जो एक मजमूई सूरत हाल है उसमें इस इलेक्टोरल जो प्रोविजंस हैं, जो लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक ब्रॉडर सियासी इत्तफ़ाक़ राय दरकार है। सियासी नहीं, लेकिन ये तो इस वक्त तक का जो फिगर सामने आ रहा है सलाउद्दीन साहब, उसके मुताबिक तो हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी जो है वो तो हासिल हो गई है ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर। जी, कमोबेश 2/3 मेजॉरिटी उन्हें मिल जाएगी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, तो ये अब आप कोई ब्रेकअप आपने तैयार किया है कि किस जमात को इस फैसले के बाद जो उनकी पुरानी नशिस्तें बहाल होंगी तो किसको कितनी नशिस्तें मिलनी हैं, इस हवाले से कोई ब्रेकअप होगा आपके पास? जी, कोई अब बहुत ज़्यादा तफ़सीली काम तो इस पे अभी हमने नहीं किया, लेकिन एक रफ़ सी सूरत-ए-हाल देख रहा था। मिसाल के तौर पे अभी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास जो है वो पंजाब से इस वक़्त जो है वो 17 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में। तो अब इस फ़ैसले को अगर जो चूँकि रिवर्स कर दिया उन्होंने, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर कर दिया है। तो अब मेरा ख़्याल है कि लगभग जो है वो 26 के करीब नशिस्तें जो है वो पंजाब की जो 32 नशिस्तें हैं उसमें से 26 के करीब जो है वो कौमी असम्बली में नशिस्तें नून लीग के पास चली जाएँगी। इसी तरीके से जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये मसला तो 2 सूबों की रिज़र्व सीट्स का है ना, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। बाकी जो बलूचिस्तान और सिंध हैं उनकी नशिस्तों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी पार्टियाँ जिन्होंने इन 2 सूबों से जनरल सीट्स ली हैं, उनकी सीट्स की तादाद में इज़ाफ़ा होगा। पंजाब में इन सूबों से पंजाब में जो है वो नेशनल असेंबली में इस्तेहकाम पाकिस्तान की सीटें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म जो है काफ लीग जिसे कहते हैं, उसकी सीटें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीटें हैं, तो इनमें इज़ाफ़ा होगा। इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली में नुमाइंदगी लेके आने वाली जमातें हैं, उनमें जमीयत उलमा इस्लाम है, उसकी सीटें बढ़ जाएँगी और ऐन मुमकिन है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को भी कोई सीट जो है वो इससे मिल सके। और इसी तरीके से 2 सीट कुछ नशिस्तें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नवाज़ को भी मिली हैं, तो वहाँ से भी जो खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से की सीटें हैं ख़वातीन की कौमी असम्बली में, उससे भी कुछ सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी मुस्लिम लीग नवाज़ की। तो इस तरीके से इन 2 सूबों से आने वाली जमातों की इज़ाफ़ा होगा। फिर प्लस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो क्योंकि वहाँ की जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं वो भी रीएलोकेट होनी है, तो वहाँ पे जिन पार्टियों को नुमाइंदगी हासिल है उनकी नशिस्तों में भी इज़ाफ़ा होगा। अवामी नेशनल पार्टी की अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बिल्कुल, ये सलाउद्दीन साहब, मैं खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के हवाले से ही आपसे पूछने वाला था कि एक तासुर इस फैसले के बाद तो बार बार ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। आप ये मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिलने के बाद आप देख रहे हैं कि वाकई कोई तहरीक अदम एतमाद जैसा माहौल पैदा हो सकता है या PTI के लिए कोई ख़तरा है सूबे के अंदर?
देखिए वहाँ पे जो पीटीआई के पास नंबर्स हैं जनरल सीट्स के ऊपर वो ख़ास से कंफर्टेबल हैं। तो बाकी जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो तो ओके, किसी भी वक़्त बदल सकती है, उस पे मैं तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन रिज़र्व सीटें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की टोटल 145 नशिस्तें हैं। उन 145 में जो 24 के हाँ, करीब जो हैं वो ग़ालिबन रिज़र्व सीट्स हैं ख़वातीन की, और फिर कुछ जो हैं वो 6 के करीब जो हैं वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, और बाकी सीट्स जो हैं वो जनरल सीट्स हैं। वहाँ ठीक पे है। जनरल सीट्स के ऊपर में जनरल सीट्स पे जो है वो मौजूदा हुकूमत के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तो अगर उनकी विद इन पार्टी जो है वो कोई रिफ्ट ना हो तो उस सूरत में ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नज़र तो नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये सियासी एक सूरत-ए-हाल है, ये किसी भी वक़्त बदल सकती है, उसके ऊपर जो है वो कोई तबसरा जो है बतौर इदारा जो है वो नहीं करता। लेकिन एक अहम जो अच्छा, बात मैं करने चलें। वाला था वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट की नशिस्तें हैं उनका इंतखाब भी अभी बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा से 11 के करीब जो है बिल्कुल, वो सेनेट सीट्स वेकेंट हैं, और वो सीट्स इसीलिए उनके ऊपर इलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो है वो खवातीन की रिजर्व बिल्कुल। सीट्स जो हैं वेकेंट थी, हाउस नामुकम्मल था। तो इस बुनियाद पे जो है वो हुँ, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे सेनेट के इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे, जो गुज़श्ता साल मार्च में हुए थे। तो अब वहाँ पे चूँकि ये रिज़र्व सीट्स अलॉट हो जाएँगी तो वो हाउस मुकम्मल हो जाएगा। वहाँ पे सेनेट के इलेक्शंस भी ड्यू होंगे, और बदली हुई नशिस्तों का जो तनासुब है उससे ऑब्वियसली सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे अगर पीटीआई पहले 11 में से 10 सीटें जीती थी, हो सकता है अब उसे 6 से 7 मिलें या 8 मिलें। इस तरीके से सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर जो इन नशिस्तों का फ़र्क जो है वो वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आएगा। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, नाज़रीन सलाउद्दीन साहब की गुफ्तगू आपकी। अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से जहाँ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को सिर्फ कौमी असम्बली में नहीं बल्कि सेनेट में भी नुकसान होगा अगर ये मखसूस नशिस्तें सूबे के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मिल जाती, तो वहाँ से जो सेनेट का इंतखाब होना था उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब होकर आ सकते थे, लेकिन मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बायस अब जो सेनेटर्स हैं वो जो पहले तादाद मिलनी थी अब वो तादाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को नहीं मिल सकेगी। तो सेनेटर्स भी सेनेट के अंदर वो तादाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ भी हासिल नहीं कर पाएगी मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बायस। अब देखें कि इस मामले पर आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी जो है वो पीटीआई की जानिब से सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।